हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो हमारे पास ये रिलेशन मिलता है और इस वीडियो में आप इस रिलेशन को प्रूव करना सीखेंगे। आप अपने सामने ये अरेंजमेंट देख सकते हैं। पी क्यू, इसमें ये चारों रेजिस्टेंसेज हैं, पी क्यू आर एस। पी और क्यू जो इसमें हैं इनको कहते हैं रेशो आर्म्स। आर इज़ कॉल्ड नोन आर्म एंड एस इज़ कॉल्ड अननोन आर्म। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके आप किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस है कितना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये जो रिलेशन है ये किस कंडीशन में आता है, देखो इसमें क्या है कि पी और क्यू जो रेशियो आर्म से इनको हमने फिक्स कर दिया और एस अननोन है, इसका हमें फाइंड करना है। आर हम चेंज करके देखते हैं और ऐसी सिचुएशन हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं जिससे कि ये ज़ीरो हो जाता है। तो जब आई जी ज़ीरो है यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये जो यहाँ पर आर्म है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, यानी जितना करंट यहाँ से गया वो सारा यहाँ चला गया, जितना करंट यहाँ से गया वो सारा यहाँ चला गया। तो इस केस में, इस सिचुएशन में हमें ये रिज़ल्ट मिलता है और हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो ये किरचॉफ लॉ से प्रूव करते हैं। अब ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज ने यानी व्हीटस्टोन ने ये जो ब्रिज बनाया बेसिकली उसने नहीं बनाया, उसका एक कोई एक दूसरा साइंटिस्ट था, क्रिस्टी। 1833 में उसने एक डिज़ाइन तैयार किया, फिर व्हीटस्टोन ने इसको थोड़ा करेक्ट किया और बाद में 1842 या 43 में उन्होंने ये पब्लिश किया और ये जो हमारे सामने व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और किरचॉफ ने 1845 में अपने लॉज बनाए। तो डेफिनेटली व्हीटस्टोन ब्रिज ने किरचॉफ लॉ का यूज़ करके तो ये नहीं रिलेशन प्रूव किया होगा, व्हीटस्टोन ने बस अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेशन प्रूव किया। लेकिन किरचॉफ का लॉ जो कि उसके बाद आया, इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसमें किरचॉफ लॉ का प्रयोग करेंगे इसे प्रूव करने में, यानी ये जो रिलेशन है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो हमें ये रिलेशन मिलता है। ये प्रूव करेंगे हम किरचॉफ लॉ से। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ओके, तो हमारे पास आप देख सकते हैं किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे। यहाँ पे किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो अप्लाई करेंगे। तो एक हमारे पास ये लूप है और एक दूसरा ये वाला लूप है। इन लूप्स में हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, दो इक्वेशन हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ए बी डी ए में, ठीक है, इस वाले में हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें पहले हम करंट का फ्लो करवा देते हैं। देखो यहाँ से आप अज्यूम करो कि यहाँ से I1 करंट गया, ठीक है, ये I1 करंट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि IG तो इस तरफ चला गया, तो बचा क्या, I1 माइनस IG इस तरफ चला गया, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि I2 करंट गया। अब ये करंट यहाँ से होते हुए अब यहाँ पर देखो IG यहाँ से नीचे आ रहा है, IG और I2 मिल के यहाँ चले जाएंगे, तो इसमें करंट जा रहा है I2 प्लस IG और फिर ये दोनों मिलके यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या करंट बाहर निकल रहा था, I1 प्लस I2, और यहाँ भी वापस क्या करंट आया, देखो यहाँ से जाने वाली करंट और यहाँ से जाने वाली करंट को अगर आप प्लस करते हैं तो IG से IG कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, और आपके पास आएगा I1 प्लस I2। तो हमने इस तरह से करंट्स इसमें लिख दी हैं और अब हम इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ का लॉ। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन विच लूप ABDA। अब देखो इसमें अप्लाई करो, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई EMF नहीं है, हमारे पास केवल रेजिस्टेंस है और ये करंट है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, आई एम श्योर आप इससे अवेयर होंगे। तो यहाँ से हमने ये लूप, ये पाथ फॉलो किया, ये वाला पाथ। तो आई एम श्योर, देखो अगर आपको किरचॉफ लॉ पता है तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे यहाँ पे इनको अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे माइनस I1, देखो किरचॉफ लॉ लगाने के लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं, कुछ इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं, कुछ इसको
प्लस लेके ही चलते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट आ रही उस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो कुछ लोग इसको प्लस लेते हैं, अपना तरीका है लेने का, दोनों ही करेक्ट हैं। सो I1P प्लस IG ये तो करंट है और इंटू G इज़ रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। फिर हम वापस आ गए हैं इसमें, ठीक है ना, यहाँ से गए फिर ये गए और फिर हमें एक रेजिस्टेंस R मिला यहाँ पे और उसमें करंट I2 है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है जहाँ हम जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव R2 इस तरह से आएगा और ये 0 हो गया है। ओके, अब दूसरा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम इधर ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव आएंगी तो चीज़ें थोड़ा ईजी लगेंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन, अब किस में अप्लाई कर रहे हैं, BDCB। तो यहाँ पे B से जब आप D पे आएंगे, ये यहाँ पे ये नीचे, तो सबसे पहले हमें G मिल रहा है, तो ये हो जाएगा IG इंटू G। फिर हम यहाँ से ऊपर गए, ठीक है ना, यहाँ से आते हुए फिर हम यहाँ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस I2 प्लस IG इंटू S। और फिर उसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हम, तो ये हो जाएगा माइनस I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आ गया? बस हमने केवल किरचॉफ लॉ लगाया है और कुछ भी यहाँ पे ऐसा यूनिक नहीं है। देखो, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, there is no current through galvanometer, no deflection in galvanometer। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो IG है दैट इज़ 0। अब अगर IG 0 है, अब इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से देखो, तो यहाँ पर ये 0 हो गया है और ये वाला पार्ट 0 हो गया है और ये वाला भी, आप समझ रहे, जहाँ जहाँ पे G है आप उसको 0 लगाओ, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशंस आएंगी I1P माइनस I2R, और इसको हम लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2R। अब जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें भी IG की जगह पे 0 रखो, बिकॉज देर इज़ नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे IG 0 होगा, तो ये 0 होगा, ये 0 है और ये 0 है, तो क्या बचा, I2S माइनस I1Q, तो ये हो जाएगा I1Q इज इक्वल टू I2S। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब इनको डिवाइड करके क्या मिलेगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।